वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीएल काइगा साइट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज 1 का पेपर है और एग्जामिनेशन डेट 16 मार्च 2026। इस डेट में स्टाइपेंड एनी कैटेगरी 2 इलेक्ट्रीशियन टर्नर और मशीनिस्ट पोस्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और इन तीनों पोस्ट के लिए जो प्रिलिमिनरी पेपर आपको पूछा गया था, इन पेपर का हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, देखिए पेपर में जो आपका लैंग्वेज था, आज का वीडियो का डिस्कशन में क्वेश्चन के लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली यही पूछा गया था, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था सर 16 तारीख का प्रिलिमिनरी पेपर का डिस्कशन कर दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि हम स्टेज 1 को क्लियर कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि स्टेज 2 तो हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन स्टेज 1 को क्लियर कर पा रहा है या नहीं अब बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस हमको याद नहीं आ रहा है। इसीलिए बहुत सारा स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन किसी ने क्वेश्चन नहीं भेजा था। सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था और उन स्टूडेंट को सबसे पहले मेरा तरफ से थैंक्स, लॉट्स ऑफ थैंक्स। उनके वजह से टोटल 30 क्वेश्चंस हमें मिल गया है और इन 30 क्वेश्चंस का आज हम डिस्कस करेंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। अगर आप लोग भी इसमें हेल्प कर देते हैं तो बाकी क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलने का चांसेस हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। जो हमें मिला है अब हम फाइनली इसी क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया था एलसीएम ऑफ 15,20। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो 15 और 20 का एलसीएम आप लोग डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले 5 से उसको चलाया है, 3 आया और फिर 5 से चला 4 आया। तो एलसीएम जब आप लिखिएगा तो एलसीएम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5, ये आपका 5, ये आपका 3 और ये आपका 4। 5 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 60। ठीक है, तो एक्चुअली एलसीएम मतलब वो आपका छोटा संख्या जिससे कि आपका ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। ओके, तो देखिए 60 से आपका 60 एक ऐसा संख्या जो 15 से भी डिवाइड हो जाता है और 20 से भी डिवाइड हो जाता है। ओके, तो देखिए आप लोग जैसे कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग इस तरह से भी तोड़ कर करते हैं, तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद 20 को भी अलग से आप लोग तोड़ सकते हैं, 2 से आप लोग तोड़ सकते हैं, 10 आएगा, 2 से आप लोग तोड़ सकते हैं, 5 आएगा। तो इस तरह से आप लोग 15 को जैसे आप लिखिएगा तो 3 इंटू 15 आप लोग लिख सकते हैं, और जब 20 को आप लोग लिखिएगा तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो जब एलसीएम आपको लिखना है तो इधर जो ऊपर में 3 और 5 है आपको सबसे पहले वो लिख लेना है, और इसके बाद देखो 5 इधर भी है, इधर भी है, आपका कॉमन हो गया। बाकी और क्या चीज़ बाकी रहेगा, 2 इंटू 2। ठीक है, तो इधर आप लोग कैलकुलेट की, जब 3 5 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 आपका हो जाएगा 60। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग तोड़ कर भी करते हैं, तो ऐसे भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल विथ साइड इन द रेशियो ऑफ, ये आपका हो जाएगा 5:8। ठीक है, इसमें 2 सिमिलर ट्राइंगल है और उसके साइड का रेशियो है 5:8। तो इन 2 सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपको करने के लिए पूछा था। ओके, तो देखिए इसमें 2 आपका सिमिलर ट्राइंगल आपका है ABC और एक आपका है PQR। तो इन 2 ट्राइंगल के साइड का रेशियो दिया है 5:8, 5:8। तो इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा। तो जब सिमिलर ट्राइंगल का बात होगा तो आपको ऐसा लिखना है, ट्राइंगल ABC इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल PQR। ओके, अब आपको
एरिया का रेशियो निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू साइड बाई साइड स्क्वायर। ओके, तो इसका साइड क्या था, इसका साइड था 5 और पी क्यू आर का साइड था 8। तो इन दोनों का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते तो कितना आ जाएगा, 25/64। तो ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, एरिया का रेशियो हो जाएगा 25:64। क्लियर, समझ आ गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ x² - 7x प्लस 10 इज। तो एक आपको इक्वेशन दिया है, तो इसमें बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ x² - 7x प्लस 10 इज। तो देखिए इसमें आपका ए आपका क्या है, ए आपका है इधर आपका 1, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली आपका होता है ax², ओके, उसके बाद होता है -bx प्लस आपका इसमें sc, ठीक है। तो इसमें ए आपका क्या है, ए है आपका इसमें 1 है, वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट है। इसमें b क्या है, b आपका हो जाएगा -7, तो -7 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट है, ओके। और c का वैल्यू कितना है 10, c आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने का फॉर्मूला होता है ये आपका c डिवाइड बाई ए। तो c मतलब कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाई ए मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपका कांस्टेंट कितना है 10 और कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट कितना है सिर्फ 1। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका 10 आ जाएगा। ओके, ये आपका है राइट प्रोसीजर। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से भी करते हैं, जैसे x² - 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म फैक्टर जब भी आप लोग करिएगा तो x² - 5x - 2x प्लस 10, इससे x कॉमन अगर आप लीजिएगा तो x - 5 रहेगा, और इधर 2 कॉमन लेंगे तो x - 5 रहेगा। तो एक आपका हो जाएगा x - 5 और x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए x का वैल्यू एक आपका आएगा, अब आप लोग कैसे लिखिएगा, x - 5 इज इक्वल टू आपका एक आएगा 0, तो x इज इक्वल टू 5 आएगा, ओके। उसी तरह से x - 2 इज इक्वल टू, अगर 0 होता है x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 5 और 2, तो इन दोनों का अगर आप मल्टीपल कर देते, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो एक्चुअली देखिए x - 5 इज इक्वल टू 0 आ रहा था और x - 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा था, ठीक है। तो 0 का जगह वैल्यू आपका क्या आ रहा है, एक आपका 5 आ रहा है और एक आपका आ रहा है 2 आ रहा है। तो इन दो जीरोज़ का प्रोडक्ट कितना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितना है, तब आपका हो जाएगा 10। ऐसे भी रफली आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका एक्चुअली मेन प्रोसीजर है, ये आपका मेन प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअली ए फॉर्मेट में होता है ax² - bx प्लस सी, ओके। तो ए क्या है, x² का कोएफिशिएंट होता है, b क्या है, x का कोएफिशिएंट होता है, c आपका इसमें कांस्टेंट रहता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए लाइन हैज ए स्लोप ऑफ 0 इट इज ए डैश लाइन। अगर लाइन का स्लोप 0 होता है तो वो आपका किस तरह का लाइन है, वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके। इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा था और एक स्टूडेंट ने जैसे हमें इस तरह से बोला, कमेंट बॉक्स पर लिखा था कि क्वेश्चन जो था उसमें आपको पूछा गया था शायद x इज इक्वल टू 0, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो पैरेलल टू y एक्सिस, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्टली आप ही बता सकते कि एक क्वेश्चन आपका क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि गैप कितना है 2,
इधर गैप कितना है 2, इधर गैप कितना है, ये भी आपका 2 है। ओके, तो 2 2 करके आपका ऐसे बढ़ रहा है। तो इस तरह से अगर बढ़ेगा तो 12 नंबर टर्म क्या हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग नॉर्मली 8 के बाद 10 करिएगा, उसके बाद 12, उसके बाद 14, इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 50 नंबर टर्म अगर आपको पूछा जाए तब आप लोग किस तरह से करेंगे। ओके, तो देखिए एक्चुअली इसमें अगर आप देखिएगा तो पहला टर्म क्या हो रहा है, 2 × 1 आपका हो रहा है। ओके, सेकेंड टर्म क्या हो रहा है, 2 × 2 हो रहा है। इस तरह से अगर आप 12 नंबर टर्म निकालना चाहते हैं तो 2 × 12 इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 24, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपका एक प्रोसीजर है। अदरवाइज अगर आप लोग इसको फॉर्मूला से करना चाहते हैं तब भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए ये फॉर्मूला है आपका, कितने नंबर टर्म का वैल्यू आपको निकालना है, इन मतलब आपका टर्म नंबर, इसमें 12 नंबर टर्म का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इसमें ए आपका क्या है, ए मतलब आपका फर्स्ट टर्म, एन मतलब क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म मैंने आपको बोला, डी मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, दो नंबर के बीच के डिफरेंस कितना हो रहा है। तो दो दो डिफरेंस हो रहा है, तो इसमें देखिए ए आपका पहला टर्म, तो पहला टर्म आपका 2 है, तो प्लस एन मतलब 12 नंबर टर्म, तो 12 - 1 × 2, 2 मतलब क्या, डिफरेंस है, सभी नंबर के बीच के डिफरेंस कितना है, 2 2 करके डिफरेंस आ रहा है × 2। इस तरह से अगर आप करते हैं तो 2 प्लस इधर आपका आ जाएगा 11 × 2, तो इसको अगर आप लोग करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 22, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 24, आपका राइट आंसर हो जाएगा 24। क्लियर हो गया है। तो जिस तरह से मैंने आपको दिखा दिया उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो पहला टर्म क्या हो रहा है, 2 × 1 हो रहा है, तो 12 नंबर टर्म क्या हो जाएगा, 2 × 12 कर देंगे तो 24 आपका इजीली आ जाएगा। आप सभी में से जितने भी स्टूडेंट्स आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 2 के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। देखिए स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 2 में ITI स्टूडेंट्स और 12th पास स्टूडेंट एलिजिबल होता है। 12th पास स्टूडेंट प्लांट ऑपरेटर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और ITI स्टूडेंट्स जो टेक्निकल पोस्ट होता है उसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो दोनों स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 2 में आता है। आपके प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होता है स्टेज 1 में, जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाता है प्लांट ऑपरेटर और ITI स्टूडेंट्स दोनों के लिए आपका कॉमन पेपर होता है। एडवांस पेपर में जाके आपका अलग अलग हो जाता है, जिसका जो ट्रेड होता है उसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और प्लांट ऑपरेटर ट्रेड का क्वेश्चन आपका PCM से बनता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बनता है। तो देखिए अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स का अगर फुल कोर्स आप कंप्लीट करना चाहते हैं, साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट सीखना चाहते हैं और जनरल अवेयरनेस का पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए फुल रिकॉर्डेड वीडियो क्लास ऑलरेडी या वीडियो कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया गया टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेरा ऐप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज प्ले स्टोर में जाके भी आप लोग टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल लिख के ऐप को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और देखिए अगर आप ओनली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो तो 50 सेट मॉक टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, और इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसमें 50 से टोटल मॉक टेस्ट मिलेगा, यानी कि 50 × 50 टोटल 2500 क्वेश्चन का आपको सीरीज मिल जाएगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के यूनिट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप BRC, NPCL, NFC, HWB, IGCAR, RR CAT, VECC, AMD, IPR, GSO सभी डिपार्टमेंट के लिए आप जानते हैं एग्जाम पैटर्न सेम है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज है। आप इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज कहीं से भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, और देखिए जो फीटर टर्नर मैशनिस्ट स्टूडेंट्स है, आप प्रिलिमिनरी फुल कोर्स में अलग से एनरोल हो सकते हैं। अगर आप कंबाइंड कोर्स में अगर एनरोल होते हैं तो कंबाइंड कोर्स में आपका स्टेज 1 का भी फुल कोर्स मिल जाएगा, स्टेज 2 का भी फुल कोर्स मिल जाएगा, और उसके साथ साथ स्टेज 1 स्टेज 2 का मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ओके,
तो ये आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और फिर टर्नर मैसेनिस्ट के लिए स्टेज 2 के लिए एडवांस एग्जाम के लिए 30 सेट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा विथ डिटेल सोल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोग ऐप पे जाकर सभी चीज़ चेक कर सकते हैं। आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भी आपका फुल कोर्स मिल जाएगा, अगर आप कंबाइंड कोर्स लेना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जाके बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर इस तरह से प्रिपरेशन करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम में जो आपका स्टेज 2 होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 150 में से मिनिमम 140 प्लस आपका मार्क्स बिल्कुल मिलेगा। और स्टेज 1 में तो एटलीस्ट आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें से जो 29 क्वेश्चन का हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें से लगभग 16 से 17 क्वेश्चन एज इट इज़ मेरा टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। और ऑलरेडी हमने कोर्स में भी कंप्लीट की, क्योंकि चैप्टर वाइज हर एक पॉइंट्स को कंप्लीट किया गया है। इसलिए ये आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप लोग बहुत अच्छा से पहले से प्रिपरेशन करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a dice is thrown once, the probability of getting an even number। देखिए इवन नंबर मतलब जोड़ संख्या और ऑड नंबर मतलब बिजोड़ संख्या। तो जब एक पासा को एक बार चाला जाता है तो उसमें इवन नंबर आने का कितने परसेंटेज या कितना संभावना होता है। ओके, तो देखिए पासा में टोटल कितने साइड होता है, टोटल 6 साइड होता है कि एक साइड में 1 2 3 4 5 6 इस तरह सब कर होता है वैल्यू सब रहता है। ओके, तो देखिए फेवरेबल आउटकम अगर देखा जाए, इसमें इवन नंबर बोला है तो इवन नंबर के अगर फेवरेबल आउटकम देखा जाए इन 6 में से, तो आपका एक होगा 2, एक होगा 4, एक होगा 6, क्योंकि ये सब आपका इवन नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम आपका 3 है। और टोटल आउटकम आपका कितना आ सकता है, टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6। तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है 3, और पॉसिबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना 6 है, इसीलिए इसको अगर डिवाइड करते तो हाफ। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करते तो ये आपका 50% प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ओके, तो इसमें यही बोला है कि अगर हम लोग एक पासा को एक बार चालते हैं तो इवन नंबर आने का कितना संभावना होगा। इवन नंबर हमारा इधर क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा। इसीलिए क्या क्या आ सकते हैं, 2 4 और 6 आ सकते हैं। टोटल 3 संख्या ऐसा आ सकता है और टोटल आउटकम आपका 6 आ सकता है। तो इन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आपका निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, एक ऐसे एक सर्किल है और उसके बाहर एक बिंदु है, तो उस बाहरी बिंदु से हम लोग इस सर्किल के ऊपर कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप बता दीजिए। हम लोग इसमें 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, आपका 1 और 2। ठीक है, तो किसी भी सर्किल के बाहर अगर एक पॉइंट रहता है उससे हम लोग सर्किल के ऊपर या सर्किल पे 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज। 2 मौलिक संख्या की HCF हमेशा कितनी होती है, मौलिक संख्या यानी कि जिसे किसी भी संख्या से डिवाइड किया नहीं जा सकता, जिसे किसी भी संख्या से तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 आपका ऑड हो सकता है लेकिन प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 13। ओके, ये सब आपका क्या है, ये आपका सब मौलिक संख्या है जिसे हम लोग किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे किसी 2 संख्या के 2 मौलिक संख्या के अगर HCF पूछा जाए तो कितना होगा, तो HCF अगर नॉर्मली करिएगा तो ये आपका कितना आएगा, 1 2 आएगा। 2 के बाद आपका इधर क्या होगा, इधर जो था ये आपका इधर आ जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 1 आएगा। फिर इधर जो था वो आपका इधर आ जाएगा 2,
तो इधर जो एक्चुअली बचा रहेगा वो आपका हो जाएगा HCF, तो 1 होगा। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, 5 और 7 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं इन दोनों के साथ अगर 1 मल्टीपल करते हैं तो 1 दोनों में कॉमन है, इसीलिए हमेशा दो मौलिक संख्या के HCF हो जाता है 1। क्लियर। देखिए व्हाट इज मोड, मोड के बारे में आपको एग्जाम में पूछा गया था। मोड मतलब देखिए किसी भी आपको एक डाटा सेट दिया जाता है और उसमें कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार है वो आपका हो जाएगा मोड। जैसे ये आपका एक डाटा सेट है, इसमें देखिए 4 4 4 आपका 2 बार दिया, यानी कि मोड आपका कितना हो जाएगा 4। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दिया रहेगा वही आपका हो जाता है मोड। तो देखिए मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डाटा सेट, किसी भी डाटा सेट में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रहता है वही हो जाता है मोड। तो मोड क्या आ गया, तो देखिए आपका मोड आपका आ गया 4, क्योंकि ये इन सीरीज में सबसे ज़्यादा बार है, 2 बार है, बाकी सब देखिए एक एक बार आपका है। ओके। मीन मतलब क्या, मीन मतलब आप जान लीजिए, इन चारों चीज़ के बारे में आपको परिचित होना है, क्योंकि आज मोड के बारे में क्वेश्चन पूछा है, अगले एग्जाम में, अगले आपके ककड़ापड़ा या तारापुर के एग्जाम में आपको मीन के बारे में पूछा जा सकता है। मीन मतलब है एवरेज, गौर। ठीक है। तो देखिए जो भी आपका संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़कर टोटल कितना संख्या 7 उससे डिवाइड कर दीजिए, इसी से आपका क्या हो जाएगा एवरेज, यानी कि मीन का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ओके। मीडियन मतलब क्या है, मझली वाली संख्या, बीच में कौन सा संख्या रहता है वो आपको देखना पड़ेगा। इन सभी को लिख लीजिए, तो लास्ट से इसको आप काट दीजिए, इससे आप लोग इसको काट दीजिए, इसी से आप इसको काट दीजिए। बीच में देखिए न्यूट्रल पोजीशन में क्या हो रहा है, ये आपका 4 हो रहा है, तो ये आपका मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन आपका 4 हो जाएगा। देखिए जब आपका ऑड नंबर में रहता है, ये आपका टोटल 7 संख्या है, इसीलिए बीच वाला संख्या आपका मीडियन हो जाएगा। अगर आपका 8 संख्या होता है, सोचिए ऐसे अगर आपको दिया है 4 2 6 4 5 7 1 3, तो इसमें टोटल कितना है 1 2 3 3 4 5 6 7 8 है। तो इसका मीडियन आप लोग किस तरह से निकालेंगे, तो साइड बाय साइड इसको आप काट दीजिए। हमको चाहिए बीच वाला संख्या, इसको काट दीजिए। तो इन दोनों को तो हम लोग काट नहीं पाएंगे, काट देंगे तो बीच में क्या रहेगा हमारा नहीं आएगा, इसीलिए क्या करेंगे जो भी दोनों आपका बीच में रहेगा उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 2 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3.5। तो मीडियन आपका कितना हो जाएगा 3.5 आपका आ जाएगा। ओके। तो मीडियन आपको इस तरह से निकालना होता है। जब आपके ऑड नंबर में रहता है, जैसे 7 9 11 13 इस तरह से रहेगा, तो बीच वाला संख्या आपका मीडियन हो जाएगा। लेकिन जब ऑड नंबर में रहता है तो तब आपको इस तरह से दोनों बीच वाला संख्या जो है उसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर लेना होता है। रेंज जब आपको पूछा जाएगा, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज के लिए आपको देखना पड़ेगा इन डाटा सेट पे या इन सीरीज में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। तो इसमें देखिएगा, तो इन टोटल डाटा सेट में 13 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है 1। तो बड़ा से छोटा को माइनस कर देंगे तो रेंज आपका निकल कर आ जाएगा। तो रेंज मतलब बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, ये आपका रेंज आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने टोटल चीज़ के बारे में बता दिया, आपका डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आपको पूछे जाता है। नेक्स्ट आप NPCL के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं तो उसके लिए ये मैथ आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसमें एक पॉइंट दिया है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया है -3,4 और बी का दिया है 3,4। तो इन ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। देखिए नॉर्मली अगर आप लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये आपका आ जाएगा x और आपका x1 आई थिंक, हाँ y डैश। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सबसे पहले बोला -3, तो 1 2 3, उसके बाद बोला 4 1 2 3 4,
तो ए जो आपका पॉइंट होगा, ए पॉइंट आपका क्या है, ए पॉइंट आपका ए है। और बी के लिए क्या बोला, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला, 4 बोला है। तो 4 कैसे हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा बी। तो इधर ए और बी के बीच का दूरी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको निकालना पड़ेगा तो डी डिस्टेंस आपको निकालना है, √x2 माइनस x1 तर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका है x1 y1, ये आपका है x2 y2, ठीक है। तो हमने सब कुछ बता दिया। तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू है 3, माइनस तो आपका फॉर्मूला में है, और x1 का वैल्यू है -3, तो इसको सेकेंड ब्रैकेट देके आप होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर y2 का वैल्यू है 4 और y1 का वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इधर आपका 0 का होल स्क्वायर आपका 0 आ जाएगा, और इधर आपका क्या होगा 3, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 3 मतलब 6 का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर आपका ए आ जाएगा, ऊपर आपका रूट रहेगा, तो 6 का होल स्क्वायर यानी कि 36, तो 36 से आपका रूट से जब बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 6 यूनिट आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ओके। तो ये ये मैथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे आपको वी आपको लिख लेना है। देखिए आप सभी को ऐसे फ्रीक्वेंट क्लास देने के लिए मैंने पेन टैब का अरेंजमेंट किया। इससे क्या होगा, हम जैसे घर जाने के लिए इंतज़ार करते थे कि जब घर जाएंगे फिर जाकर वीडियो बनाएंगे, तो इससे क्या होता है, एक्चुअली हम ऑफिस पे पूरा दिन ड्यूटी करते फिर घर जाते हैं, तो वीडियो बनाने का उतना ज़्यादा हमें सही में मोटिवेशन नहीं मिलता था, या उतना हमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलता था। लेकिन अब हम ऑफिस में बैठे हुए भी आप सभी को पढ़ा पा रहे हैं, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा कि इस तरह से क्लास जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। नॉर्मली हम स्मार्ट बोर्ड में सामने आकर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है, हम जानते हैं वो सबसे बेस्ट है, लेकिन जब ऑप्शन नहीं है उसके वजह से हम कम क्लास प्रोवाइड आपको कर पा रहे थे। अगर हम इसमें पेन टैब में क्लास इस तरह से प्रोवाइड करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छे लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, ये ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली cos स्क्वायर 45 का वैल्यू आपको पूछा था, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये आपका होता है 1/√2, तो इसके होल स्क्वायर पूछा है, तो जब निकलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 आपका निकलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर देन इट्स साइड इज। तो एक वर्गाकार की परिधि 40 सेंटीमीटर है, तो उसके साइड यानी कि बाहु की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ABCD, तो आप जानते हैं चारों साइड इसका इक्वल होता है, ओके। इसीलिए इसके जो पेरीमीटर का वैल्यू दिया है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू ए इज इक्वल टू आपका वैल्यू कितना दिया 40 दिया, तो ये आपका कितना जाएगा 40 डिवाइड बाई 4 यानी कि 10। तो देखिए स्क्वायर के साइड की वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ओके। और स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, तब आपका कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा, अगर एरिया आपको पूछता तो। क्लियर। देखिए अब साइंस का क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, निर्वात में आलोक की गति कितनी है, तो सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज तक मतलब कितने एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछे हम क्या आपको बताएं, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल रिएक्शन नोन एज, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, ओके। और अगर
एडिंग इलेक्ट्रॉन आपको बोलता, तब आपका हो जाता है रिडक्शन। ओके, अगर देखिए आपको बोला जाए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया सब जान लीजिए, रिमूवल या लॉस ऑफ O2, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। पूरा चीज देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और रिमूवल या लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन से जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है उसे को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। जब O2 ऐड होता है केमिकल रिएक्शन में उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, जब O2 निकाल जाता है केमिकल रिएक्शन से उसे रिडक्शन कहते हैं। अगर हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन में ऐड होता है उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, और हाइड्रोजन अगर लॉस होता है तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये तीनों क्राइटेरिया है, तीनों क्राइटेरिया में कभी भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए, ये सभी चीज आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया था स्क्वायर रूट ऑफ 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका ±9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी क्यों है, क्योंकि इधर हाफ H2 है। ओके, हाफ H2 के लिए हेमीहाइड्रेट है, और Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच पार्ट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ऐसा कौन सा पार्ट है जो ब्रेन को रक्षा करता है, तो वो आपका क्रेनियम या ऑप्शन में अगर आपका स्कल था वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्कल। ठीक है, तो क्रेनियम या फिर स्कल जो भी ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमें लगता है इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मतलब इंफॉर्मेशन मिसिंग है, लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरह का आपको पूछा गया था तब क्रेनियम या स्कल अगर ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंटासिड का एग्जाम्पल आपको शायद पूछा था, तो वो आपका हो जाएगा MgOH2। ठीक है, एंटासिड एक आपका मेडिकेशन होता है। जब आपके स्टोमक में एसिड होता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बहुत ही जल्दी काम आता है, और इससे क्या होता है हमें तुरंत रिलीफ मिल जाता है। जैसे स्टोमक में एसिड होता है तो इसके कारण हम लोगों का हार्ट बर्न होता है, भूख जलने लगता है, उसके बाद एसिड इनडाइजेशन होता है, बदहजमी होता है, और सावर स्टोमक खट्टा जैसा फील होता है, और पेट भी आपका फूला हुआ रहता है। ओके, तो ये आपका किस लिए होता है, क्योंकि स्टोमक में एसिड के मात्रा ज़्यादा हो गया इसलिए, तो उसको या उसके मात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड के मात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड हम लोग खाते हैं। एग्जाम्पल है MgOH2। ठीक है, क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था एग्जाम में, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल की बीच की एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए ये जो आपका रे आ रहा है इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये इधर आपका प्लेन मिरर में टकरा कर रिफ्लेक्ट होके इस तरफ से जा रहे, इसीलिए इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, तो देखिए ये इंसिडेंट रे और ये बीच में जो हम लोग एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल की बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं।
ओके, उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच की एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो दोनों क्लियर हो गया है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की कोण को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसीलिए आपको याद रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू का साथ इक्वल होगा। ये अगर 30 डिग्री होता है तो इधर भी आपका ये 30 डिग्री होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। फ्यूज वायर ऐसे लिख कर भेजा था, शायद उसके प्रॉपर्टी अदरवाइज मटेरियल आपको पूछा था। तो फ्यूज वायर बनाया जाता है लीड और टीन के संग मिश्रण से। ओके, तो एलॉय ऑफ लीड एंड टीन, तो लीड और टीन को मिलाकर फ्यूज बनाया जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है या प्रॉपर्टी, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और हाई रेजिस्टेंस यानी कि हाई रेजिस्टिविटी इसका होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसीलिए जब भी फ्लैक्चुएशन होता है घर पे, करंट का फ्लैक्चुएशन होता है, वो क्या होता है, वो जल्दी पिघल जाता है। ओके, तो फ्यूज का जो प्रॉपर्टीज है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टिविटी होता है। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द प्रोसेस बाय व्हिच ए सॉलिड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड एज। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसे या उस प्रोसेस का नाम क्या है जब सॉलिड से वो गैस बन जाता है डायरेक्टली। तो सॉलिड से गैस बनने का डायरेक्टली प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, जैसे कपूर उब जाता है ना, तो उसी तरह से कपूर जैसे उब जाता है तो वो आपका क्या सॉलिड चीज़ है, उब जाता है, तो वो आपका सब्लिमेशन प्रोसेस है। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इसका एसआई यूनिट आपको पूछा तो मास का एसआई यूनिट हो जाएगा केजी और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो केजी डॉट मीटर पर सेकेंड, ये आपका राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2mgO, किस टाइप ऑफ रिएक्शन यानी कि किस प्रकार के अभिक्रिया है। तो ये आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन आपका रिएक्शन होगा क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन होकर आपका एक ही चीज बन गया है। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग मोर इनर्शिया, जड़त्व। तो देखिए इनर्शिया किसका ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। चार ऑप्शन में ट्रेन, बॉल, साइकिल, फेदर, इसमें से मास किसका ज्यादा है, बिल्कुल ट्रेन का ज्यादा है, इसीलिए इनर्शिया भी इसका ज्यादा होगा। मास सबसे किसका कम है, फेदर, इसलिए इसका इनर्शिया भी सबसे कम होगा। और फिजिक्स में इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ओम्स लॉ देखिए, ओम्स लॉ आपका हो जाएगा क्या है, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज आपका क्या होता है, करंट और रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इस फॉर्मूला से काफ़ी सारा मैथ सॉल्व किया जाता है। देखिए जीके का 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन अब एक करंट अफेयर्स नहीं रहा। विच कंट्री गिव फास्ट सिटीजनशिप टू रोबोट्स। ऐसा कौन सा कंट्री है जो रोबोट को पहली सिटीजनशिप यानी कि जैसे हम लोगों को सिटीजनशिप दिया जाता है ना, तो ऐसा कौन सा कंट्री है जो रोबोट को भी सिटीजनशिप दिया है। तो ये आपका हो जाएगा सऊदी अरबिया। 2017 में दिया था। कौन सा रोबोट को, रोबोट का नाम है सोफिया, ये भी आप जान लीजिए। ओके, तो ये अभी करंट अफेयर्स नहीं रहा। जीके का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, NH44 जो आपका नेशनल हाईवे 44 है, ये आपका इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। कहाँ से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका टोटल रूट फैला हुआ है। ओके, द शेप ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल्स दैट ऑफ एन इमेजिनरी। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का देखने में होता है, बार मैग्नेट का जैसा देखने में आपका होता है। ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन हमें इस क्वेश्चन के बारे में उतना पता नहीं चला। ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एलिमेंट कंपाउंड, इस तरह से लिख कर भेजा है, हिंदी में लिख कर भेजा था, मैंने उसको ट्रांसलेट कर लिया लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। तो इन टोटल
और क्वेश्चन है नहीं, और क्वेश्चन नहीं। तो टोटल हम 29 क्वेश्चन के डिस्कस किए आउट ऑफ 50। तो देखिए अगर आप लोग हेल्प करते हैं तो 29 क्या, इसमें हम लोग 45 प्लस क्वेश्चन भी डिस्कशन कर पाते, क्योंकि जो और फीटर के दिन एग्ज़ाम हुआ, फीटर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो सभी ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर भेजा, इसलिए उन सब के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पेपर का जब मैंने एनालिसिस किया था और ज़्यादा क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस किया था, क्योंकि सब स्टूडेंट्स ने हेल्प किया था। लेकिन आप लोग सिर्फ वीडियो देखते, वीडियो के लिए इंतज़ार करते, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग क्वेश्चन से नहीं भेजते, और यही चीज़ आप लोगों के लिए अगले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये आपका पेपर कौन कंडक्ट किया है, आईबीपीएस ने कंडक्ट किया है। और आईबीपीएस का अब देखिएगा तो ये पहला आपका पेपर है जो एनपीसीएल कंडक्ट कर रहा है, इसीलिए ऐसा पेपर का कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आने वाला दिन में जब भी आप लोग जैसे इसके बाद आप लोग तारापुर के लिए प्रिपरेशन करेंगे, देखिएगा यही वीडियो आप लोग देखने के लिए तब आएंगे। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा भी कोऑपरेट करते हैं तो हम और ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन कर पाते हैं। तो देखिए हम जितने हो सके हमेशा कोशिश करते हैं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का डिस्कस किया जाए, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो उस तरह से मैं आप सभी को हमेशा पढ़ाई के बीच में रखना चाहता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करते रहना, जैसे आप लोग सपोर्ट करते करते 96,000 सब्सक्राइबर में लेकर आए हैं, तो जल्दी उसको भी पूरा कर दीजिए। कभी मैंने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कभी कुछ नहीं कहा, और हमने सब्सक्राइबर पे कभी भी ध्यान नहीं दिया, इस चैनल में इतना है, उस चैनल में उतना हमें नहीं देखना है। लेकिन मेरा चैनल में जितना सब्सक्राइबर्स है और बाकी 2-3 लाख जो भी सब्सक्राइबर है चैनल है, अगर वीडियो हम लोग डालते हैं तो अगर अच्छे से कैलकुलेट किया जाए तो व्यूज़ हमेशा मेरा चैनल में आता है। स्टूडेंट्स भी बहुत एंगेज रहता है मेरा चैनल में, क्योंकि उस जानते हैं कि कहाँ पे पढ़ाया जाता है, कहाँ पे सिर्फ अपडेट्स ही दिया जाता है। ओके, तो सपोर्ट इस तरह से करते रहिएगा, हम जितना हो सके। ऐसे तो पेन टैब अभी ले लिया है, हम आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।